हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जेएनजी 2.0 में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो लास्ट टर्न पर हम लोग यूनिट 4 कर रहे थे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें परफॉर्मेंस हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था ब्रीच कितने तरह से होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कितने तरह से होता है। तो ब्रीच और डिस्चार्ज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद में आती है बारी कॉम्पनसेशन की, यानी कि डैमेजेस की। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं डैमेजेस के साथ में। ठीक है, तो देखिए डैमेजेस। डैमेजेस वर्ड, सबसे पहले तो डैमेजेस वर्ड का एक बार मतलब समझते हैं। डैमेजेस वर्ड होता क्या है। देखिए, ये जो डैमेजेस वर्ड है ना, ये लिया गया है आपका डैमेज से। डैमेजेस वर्ड लिया गया है डैमेज से। डैमेज का मतलब क्या होता है? डैमेज का मतलब होता है नुकसान। और डैमेजेस का मतलब क्या होता है? उसी नुकसान की भरपाई। यानी कि डैमेजेस के लिए डैमेज का होना जरूरी है। नो डैमेज नो डैमेजेस, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको नुकसान नहीं हुआ तो फिर कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। तो डैमेज का मतलब होता है नुकसान और डैमेजेस का मतलब होता है मॉनिटरी कॉम्पनसेशन। अब डैमेजेस होती कितने तरह की है? तो डैमेजेस बेसिकली 5 तरीके की होती हैं जो आपके सिलेबस में सबसे पहले आती है आपकी ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब जैसे गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई, प्राइस फ्लक्चुएट हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वहां पर सबसे पहले जो डैमेजेस दी जाती हैं, जो सबसे पहले कॉम्पनसेशन दिया जाता है, उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, मार्केट वैल्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यानी कि अगर मेरा आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मेरे को 50 रुपए पर केजी के हिसाब से शुगर सप्लाई करेंगे, आपने शुगर सप्लाई नहीं करी और आज की डेट में शुगर का प्राइस है 60 रुपीज पर केजी, तो नुकसान कितना हुआ? मार्केट प्राइस कितना है? 60 रुपीज, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 50 रुपए, तो नुकसान कितना हुआ? 10 रुपए। 10 रुपए पर केजी के हिसाब से कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां पर आपको वैल्यू निकाल करके बतानी पड़ती है। आप ये गलती मत करिएगा फॉर्मूला लिख करके चले जाए बस, नहीं, वहां पर आपको पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन निकालना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस में। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक चीज याद रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साफ साफ कहता है कि इनडायरेक्ट और रिमोट डैमेजेस आर नॉट अलाउड, ओनली डायरेक्ट डैमेजेस आर अलाउड। जो डायरेक्टली नुकसान हुआ है केवल और केवल वही अलाउड है। इनडायरेक्ट और रिमोट डैमेजेस का मतलब क्या हुआ कि आप अंदाजा लगा रहे हो, आप अंदाजा लगा रहे हो कि हमें इतना फायदा होता, वो नहीं हुआ तो हमें उतना कॉम्पनसेशन चाहिए। नहीं, जो डायरेक्ट लॉसेस है, जो डायरेक्ट आपका नुकसान हुआ है, उसी का ही आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो जो ऑर्डिनरी डैमेजेस है ना, ये डायरेक्ट डैमेजेस के केस में, डायरेक्ट डैमेज के केस में मिलती है। जो सामने से दिखाई पड़ रहा है कि आपका इतना नुकसान हुआ है, उतना कॉम्पनसेशन आपको मिल जाएगा। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है प्रॉफिट्स आर नॉट रिकवरेबल एज अ डैमेजेस। आप कॉम्पनसेशन के तौर पे प्रॉफिट को रिकवर नहीं कर सकते। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि हमें इतना प्रॉफिट होता, अब आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो प्रॉफिट नहीं हुआ तो उतना हमें कॉम्पनसेशन दीजिए। ये नॉर्मल प्रोविजन है कि प्रॉफिट्स को आप कॉम्पनसेशन के तौर पर रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑर्डर किया 100 केजी राइस एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर केजी। ठीक, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑर्डर किया कि भाई मेरे को 100 केजी राइस चाहिए 100 रुपए के हिसाब से। इन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे। इन्होंने बोला कि भाई हमें 25 जुलाई तक राइस दे देना। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है कि ये 25 जुलाई तक ही आपको राइस चाहिए? इन्होंने बोला कि मैंने सी को प्रॉमिस किया हुआ है, मैंने सी को प्रॉमिस किया है कि मैं 26 तारीख को ये जो राइस है ये 100 रुपए में आपसे खरीदूंगा और 150 रुपए के हिसाब से मैं सी को बेच दूं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि भाई जो राइस मैं आपसे 100 रुपए में खरीद रहा हूं, 26 तारीख को मुझे सी को 150 रुपए में सप्लाई करना है, तो इस वजह से कोई भी कलाकारी नहीं चलेगी।
सीधे सीधे तरीके से 25 तारीख को राइस सप्लाई कर देने हैं। ना करने हो तो गुरु अभी बता दो, ना करने हो तो अभी बता दो, लेकिन जो बात करना वो पूरी करना। मिस्टर बी ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% कर देंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब उसके बाद में 25 तारीख की डेट निकल गई, मिस्टर बी ने सप्लाई नहीं किया, तो अब यहां पर मिस्टर ए को कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा? यहां पर बेटा चूंकि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ में जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय ही उन्होंने बी की नॉलेज में डाल दिया अबाउट हिज प्रॉफिट। उन्होंने बी की नॉलेज में अपने प्रॉफिट के बारे में डाल दिया था कि भाई अगर तुमने सप्लाई नहीं किया तो मैं सी को सप्लाई नहीं करूंगा, मुझे इतना नुकसान हो जाएगा। इस सिचुएशन में आप प्रॉफिट को रिकवर कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई? एग्जांपल समझ में आया? मैंने क्या बोला? अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक पार्टी सामने वाली पार्टी को इन्फॉर्म कर देती है कि भाई मैं जो तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं वो इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि उसकी वजह से मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, यानी वो अपने प्रॉफिट के बारे में पहले ही सामने वाले को इन्फॉर्म कर दे रहा है। उस सिचुएशन में भी अगर अदर पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहां पर हम अपने प्रॉफिट को रिकवर कर सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने चूंकि बी की नॉलेज में डाल दिया था, इनको प्रॉफिट कितना हो रहा था? इनको प्रॉफिट हो रहा था 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से। क्वांटिटी कितनी थी? 100 रुपीज। तो यहां पर इनको टोटल कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा? 5,000 रुपए। मेरी बात समझ में? 5,000 रुपए का इनको प्रॉफिट हो रहा था, तो ये 5,000 रुपए अब मिस्टर ए मिस्टर बी से रिकवर कर सकते हैं। यही होती है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस हमेशा तभी अलाउड होती हैं जब आपने पहले से ही सामने वाली पार्टी को बता दिया है कि आपके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हमें इतना नुकसान हो सकता है, या अपने प्रॉफिट के बारे में आपने उसको बता दिया हो। अगर प्रॉफिट के बारे में उसको बता दिया तो फिर आप अपने प्रॉफिट को रिकवर कर सकते हो। डन है? तो ये हो गया आपका स्पेशल डैमेजेस। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस का मतलब होता है ये पनिशमेंट के तौर पे दी जाती है। हालांकि वैसे जो डैमेजेस होते हैं ना, जो कॉम्पनसेशन होते हैं, वो पनिशमेंट या पेनाल्टी के बेसिस पर नहीं होते। पनिशमेंट एक अलग चीज हो गई और डैमेजेस एक अलग चीज हो गए, है ना। जैसे फाइन लगाया जाता है, पेनाल्टी लगाई जाती है, वो एक अलग चीज है और डैमेजेस एक अलग चीज है। तो यहां पर हम डैमेजेस को कभी भी पनिशमेंट के तौर पे नहीं लेते हैं, लेकिन केवल यहां पर विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस जो हैं ये पनिशमेंट के तौर पे दी जाती हैं, लेकिन ये भी हर समय नहीं दी जाती, केवल ये दो सिचुएशन में दी जा सकती हैं। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस केवल दो सिचुएशन में दी जा सकती है। पहला, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। अगर किसी ने किसी को शादी का प्रॉमिस किया है और उस प्रॉमिस को ब्रीच किया तो फिर सामने वाले को मेंटल इंजरी हुई होगी, उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई होंगी, तो वहां पर एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस दी जा सकती हैं। दूसरा, जहां पर बैंक ने गलत तरीके से आपकी चेक को डिसऑनर कर दिया है, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंक। बैंक ने गलत तरीके से, आपके अकाउंट्स में फंड्स थे, उसके बावजूद बैंक ने क्या किया? आपकी चेक को डिसऑनर किया, तो आपकी रेपुटेशन खराब हुई ना सामने वाली पार्टी की नजर में। तो वहां पर विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस दी जा सकती हैं। यहां पर पनिशमेंट के तौर पे कॉम्पनसेशन दिया जाता है। यहां पर हो सकता है कि आपको नुकसान कम हुआ लेकिन कॉम्पनसेशन यहां पर ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो ये पनिशमेंट के तौर पे दी जाती हैं विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस। नेक्स्ट आता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब नाम मात्र की डैमेजेस, केवल ये दिखाने के लिए कि आप केस जीत गए, केवल ये रिवॉर्ड दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये केस जीत गए, तो आपको एक नॉमिनल कुछ भी 500 रुपए, 1000, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो लिखा हुआ है 10 रुपए, है ना, 10 रुपए, 100 रुपए, लेकिन उतना आज की डेट में तो उतना नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, एक नॉमिनल अमाउंट आपको कॉम्पनसेशन के तौर पे मिल जाता है ताकि ये पता चले कि आप केस जीत गए, तो उसको बोला जाता है नॉमिनल डैमेज। अब बच्चों का इसमें क्वेश्चन ये होता है कि सर 500, 1000 रुपए का कॉम्पनसेशन मिलेगा, उससे ज्यादा तो केस लड़ने में पैसा खर्चा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही सोच है आपकी, उससे ज्यादा केस लड़ने में खर्चा हो जाएगा। लेकिन वहां पर ये नॉमिनल डैमेजेस तो आपको मिलेगी, साथ में आप केस जीतते हो तो कॉस्ट ऑफ सूट, जो सूट का खर्चा आया है वो भी आपको मिलता है, तो इस वजह से इसमें नुकसान नहीं होता है ना। पांचवा, फिफ्थ देखिए, डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले। डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले का मतलब क्या हुआ? जहां पर डिले की वजह से गुड्स डैमेज हुए हो, जहां पर बायर या सेलर
की गलती की वजह से गुड्स डिले हुए हो तो वहां पर इस तरीके का कॉम्पनसेशन दिया जाता है। यहां पर एक चीज और भी होती है कि अगर कई बार गुड्स को किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए कहीं पर भेजा जा रहा है और वो स्पेशल पर्पस पूरा नहीं हुआ ट्रांसपोर्ट वाले की गलती से या रेलवे की गलती से, जिससे भी गुड्स भेजे जा रहे हैं, तो वहां पर भी इस तरीके का कॉम्पनसेशन दिया जाता है। तो जहां पर आपको नुकसान हो रहा है गुड्स की डिलीवरी, गुड्स को डिले पहुंचने में, तो देरी से पहुंचने में, तो वहां पर इस तरीके का कॉम्पनसेशन दिया जाता है ना। नेक्स्ट, प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। प्रीफिक्स्ड डैमेजेस का मतलब यहां पर चीजें पहले से ही फिक्स होती हैं। आप इसको समझना बहुत ध्यान से। जहां पर दो पार्टीज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अगर हम दोनों में से किसी ने भी ब्रीच किया तो वो सामने वाले को इतना कॉम्पनसेशन देगा। मेरी बात समझ में आई? जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं और एंटर करते समय ही एक दूसरे को बोला, एक दूसरे को प्रॉमिस किया या कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स और कंडीशंस में मेंशन किया कि हम दोनों में से कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सामने वाले को इतना कॉम्पनसेशन देगा, उसको बोला जाता है प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। अब प्रीफिक्स्ड डैमेजेस दो तरीके की होती हैं, एक होती है लिक्विडेटेड डैमेजेस और एक होती है पेनाल्टी। एक होती है लिक्विडेटेड डैमेजेस और एक होती है पेनाल्टी। अब देखो, जब दो पार्टीज आपस में डिसाइड कर रही हैं कि हम दोनों में से जिसने भी ब्रीच किया तो वो सामने वाले को इतना कॉम्पनसेशन देगा, तो अब वो जो अमाउंट निकला है, वो जो फिगर निकली है कॉम्पनसेशन की, वो या तो प्रॉपर कैलकुलेशन करके निकाली होगी कि भाई इतना, इतने का पैसा लगा हुआ है या इतने की डील है या जो भी है XYZ, जो भी रीजन हो, तो उन्होंने प्रॉपर एक कैलकुलेशन किया है कि भाई मेरे तुम्हारे बीच में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो इस तरीके के होंगे, इतने इतने अमाउंट के होंगे, तो नुकसान होने की इतनी संभावनाएं हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज है। उन्होंने प्रॉपर मेहनत करी है, प्रॉपर कैलकुलेशन किया है। अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करके वो डैमेजेस का अमाउंट फिक्स किया गया है तो उसको बोला जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। ये प्रॉपर कैलकुलेटेड अमाउंट होता है, ये प्रॉपर कैलकुलेटेड अमाउंट होता है। और अगर ऐसे ही बगैर किसी कैलकुलेशन के केवल डराने के लिए, पता चला दो लोग साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, दोनों ने 1-1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है और आपस में लिख दिया कि हम दोनों में से किसी ने भी ब्रीच किया तो सामने वाले को 25 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब कुछ भी है, 25 लाख रुपए बस ऐसे ही डराने के लिए लिख दिया कि आदमी ब्रीच करने से पहले 10 बार सोचे कि आप 25 लाख रुपए लाएंगे कहां से, तो उसको बोला जाता है पेनाल्टी, उसको बोला जाता है पेनाल्टी। तो ये चीज याद रखिएगा, लिक्विडेटेड डैमेजेस जो होती हैं वो प्रॉपर कैलकुलेटिव अमाउंट होता है और जो पेनाल्टी होती है वो ऐसे ही एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, केवल डराने के लिए इस अमाउंट को रख दिया जाता है। इंडिया में लिक्विडेटेड डैमेजेस आर अलाउड बट पेनाल्टी इज नॉट। इंडिया में हमेशा उतना ही कॉम्पनसेशन मिलेगा जितना नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक रूल है, एक प्रिंसिपल है कि कोई भी आदमी कॉम्पनसेशन के अमाउंट से अमीर नहीं बन सकता। कोई भी पर्सन कॉम्पनसेशन के अमाउंट से अमीर नहीं बन सकता। यानी कॉम्पनसेशन आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि उतना आपको नुकसान हुआ है। अगर नुकसान नहीं हुआ तो कॉम्पनसेशन भी ना मिलता। तो इतना आपको नुकसान हुआ है, इस वजह से आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है। आपको अमीर बनाने के लिए कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है। इंडिया में ये प्रिंसिपल चलता है। तो इसी वजह से यहां पर अगर आपको सपोज करिए कि आपने प्रॉपर कैलकुलेशन भी किया या मान लीजिए आपने अंदाजे से भी कोई अमाउंट लिख दिया कि 25 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, अब पता चला नुकसान हुआ केवल 15 लाख का, तो वहां पर बेटा केवल और केवल 15 लाख का ही कॉम्पनसेशन मिलेगा, 25 का नहीं मिलेगा। भले ही पार्टीज ने कुछ भी डिसाइड किया, पार्टीज ने डिसाइड कर लिया कि हम 25 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देंगे और लेंगे, लेकिन नुकसान हुआ 15 लाख का, तो कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा? 15 लाख का। लेकिन दोनों पार्टीज में डिसाइड हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे को 25 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देंगे, नुकसान हो गया 40 लाख रुपए का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसकी वजह से नुकसान हुआ 40 लाख रुपए का, तो कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा? केवल 25 लाख, जितना डिसाइड हुआ था। तो अगर ज्यादा नुकसान हो रहा है तो उतना ही कॉम्पनसेशन मिलेगा जितना डिसाइडेड है, और अगर कम नुकसान हो रहा है तो उतना ही कॉम्पनसेशन मिलेगा जितना एक्चुअल लॉस है, यानी कि 15 लाख। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट्स कुछ हैं जो लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनाल्टी के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से सारी डैमेजेस क्लियर हो गई होंगी। ऑर्डिनरी डैमेजेस, इसका फॉर्मूला, स्पेशल डैमेजेस, यहां पर प्रॉफिट को रिकवर कर सकते हैं अगर सामने वाली पार्टी को पहले से इन्फॉर्म कर दिया है। विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट के तौर पर दी जाती है, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। दूसरा,
wrongful dishonor of check by बैंक। नॉमिनल डैमेजेस, नाम मात्र की डैमेजेस, बहुत छोटा सा अमाउंट मिलता है। डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले, गुड्स की डिलीवरी डिले हो गई, इसकी वजह से अगर कोई भी नुकसान हुआ तो इसको बोलते हैं डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले। प्री फिक्स्ड डैमेजेस में लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आता है रेमेडीज। तो भाई कॉम्पनसेशन तो एक रेमेडी है, लेकिन कॉम्पनसेशन के अलावा और क्या क्या रेमेडीज होती हैं इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो उस केस में और क्या क्या रेमेडीज होती हैं। तो सबसे पहले रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन का मतलब क्या होता है? कैंसिल कराना। हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? जैसा कहा है वैसा करना, जैसा आपने प्रॉमिस किया था वैसे ही आपको परफॉर्म करने के लिए बोला जाएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कब हम कर सकते हैं, कब डिमांड कर सकते हैं? तो इसमें आप ये याद रखिएगा, जहां पर मॉनिटरी कॉम्पनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ। जहां पर मॉनिटरी कॉम्पनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, यानी कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि यार पैसे से हम इसके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते, वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जाता है। दूसरा, जहां पर आप सामने वाले के नुकसान को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। आप जब सामने वाले के नुकसान को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो तो कॉम्पनसेशन किस हिसाब से दोगे? तो वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जाता है। दूसरा, मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी यूनिक नेचर की है, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर वो यूनिक नेचर की है, अपने आप में दुनिया में इकलौती है, जैसे कोहिनूर डायमंड, ठीक है, किसी कोई पेंटर है, बहुत फेमस पेंटर है, उसने मरते समय अगर कोई पेंटिंग बनाई, वो यूनिक नेचर हो गई। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस बैट से 6 मारा था, वो बैट यूनिक नेचर का अपने आप में इकलौता है। तो जो यूनिक नेचर के गुड्स होते हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एप्लीकेबल होता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। दूसरा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमेशा कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, आप डिमांड नहीं कर सकते, ये कोर्ट की मर्जी के ऊपर डिपेंड है, कोर्ट देती है या नहीं देती है ना। उसके बाद में सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर का मतलब टू प्रिवेंट एनी पर्सन टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट। किसी भी पर्सन को गलत काम करने से रोकने के लिए कोर्ट जो ऑर्डर पास करती है उसको बोला जाता है इंजंक्शन। जैसे कोई भी प्रॉमिस होता है, वो प्रॉमिस किसी काम को करने या किसी काम को ना करने, यानी कि टू डू और नॉट टू डू दोनों के लिए होता है। तो जो प्रॉमिस निगेटिव होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट निगेटिव सेंस में होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, अगर आप इस फिल्म में काम नहीं करोगे तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ये किसी काम को ना करने के लिए हो रहा है, नेगेटिव सेंस में हो रहा है। तो अब मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आप अगर उस फिल्म में काम करोगे तो मैं आपको वो करने से रोकूंगा ना, मैं आपसे बोलूंगा कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप ये काम नहीं करोगे और अब कर रहे हो। तो टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब रोकना, टू प्रिवेंट एनी पर्सन टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट, किसी भी पर्सन को गलत काम करना या ऐसा काम करने से रोकना जिसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो ये काम नहीं करेगा। अब वो अगर ये काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट ऑर्डर पास करती है कि अब आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि इसको ना करने का आपने प्रॉमिस किया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। ये जो नेगेटिव सेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो नॉट टू डू, जिसमें प्रॉमिस किया गया है कि हम ये काम नहीं करेंगे, उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। डन है? ठीक। अब सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है? एज मच एज अर्न। भाई जितनी मेहनत करी है उतना तो पैसा मिलना चाहिए ना, जितना काम किया है उतना पैसा तो मिलना चाहिए। क्वांटम मेरिट जो होता है ना, वो कॉम्पनसेशन से अलग होता है। कॉम्पनसेशन क्या होता है? कॉम्पनसेशन में हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो रही होती है। क्वांटम मेरिट में क्या है कि हम अपना ही पैसा मांग रहे हैं, यानी हमने आपके लिए इतना काम किया और अब आप हमको उसको पैसे नहीं दे रहे हो, तो हम आपसे कहेंगे कि भाई भले ही आपने हमसे पूरा काम नहीं कराया, आपने हमको बीच में ही रोक दिया, लेकिन कम से कम जितनी मेहनत करी है उतना पैसा तो दो। तो इसको बोला जाता है क्वांटम मेरिट एज मच एज अर्न। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बेटा आगे कुछ केस लॉज हैं, जैसे हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का है, ठीक है, ये आप सबने पढ़ा होगा। गिब्सन वर्सेस वेस्टमिनिस्टर बैंक का है। तो ये केस लॉ एक बार रीड करिएगा, ठीक है, नहीं समझ में आता है तो फिर पूछिएगा। अब देखो यहां पर ये वाली यूनिट आपकी खत्म होती है, यहां पर आते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में।
स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पर बेसिकली दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और एक हम लोग पढ़ेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो सबसे पहले कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन इसमें आसान तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। देखो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बेटा, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी काम को करने या किसी काम को ना करने के लिए है। इफ सम इवेंट, अगर ये इवेंट हुआ जो कि कोलेट्रल है टू सच कॉन्ट्रैक्ट, कोलेट्रल का मतलब सपोर्टिव है, डज और डज नॉट हैपन। देखो जब फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, यानी कि ये इवेंट हुआ तो परफॉर्म करना पड़ेगा, ये इवेंट नहीं हुआ तो परफॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसको बोला जाता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इंश्योरेंस का। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लिया, तो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी ने मुझको प्रॉमिस किया कि हम आपको 25 लाख रुपए देंगे। तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है, 25 लाख का हो रहा है। मेरे और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कितने का, 25 लाख। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बोला अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए, आपकी तबीयत खराब हुई, तब हम आपको 25 लाख रुपए देंगे। तो ये 25 लाख रुपए की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है ना मेरे बीमार होने के ऊपर या मेरे हॉस्पिटल जाने के ऊपर। अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ या मैं बीमार हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी 25 लाख देगी, वरना नहीं देगी। तो ये क्या हो गया बेटा, बीमारी और हॉस्पिटल में एडमिट होना, ये हो गया इवेंट, ये हो गया इवेंट। और कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ है, 25 लाख रुपए देने का। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ है, 25 लाख रुपए देने का। लेकिन कब देंगे, जब आप बीमार या हॉस्पिटल में हो। अब अगर मान लीजिए मैंने 1 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली, अब अगर 1 साल के अंदर ये इवेंट हो गया, 1 साल के अंदर मेरी तबीयत खराब हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझको 25 लाख रुपए देगी। और अगर बाई चांस मेरी तबीयत खराब नहीं हुई तो क्या होगा, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से इसको स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर जरूरी नहीं है कि परफॉर्मेंस करनी ही पड़े। अभी तक आपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े उसमें था कि परफॉर्मेंस करनी ही करनी है, लेकिन यहां पर क्या है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। डिपेंड करता है फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर। डिपेंड करता है कि अगर हैपनिंग के लिए है तो फिर अगर इवेंट हो गया तो परफॉर्म करना पड़ेगा, नॉन हैपनिंग के लिए तो इवेंट अगर नहीं हुआ तो परफॉर्म करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर अगर तबीयत खराब नहीं हुई तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं उससे डिमांड कर सकता हूं। उसके बाद में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। मेरी बात समझ में। अब देखो एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब एसेंशियल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो भाई ये डिपेंड करता है फ्यूचर के इवेंट के ऊपर। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है फ्यूचर के इवेंट के ऊपर। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड डिपेंडेंट अपॉन द happening or non-happening of a some event. A contract may be subject to a condition precedent or subsequent. तो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में बेटा एक कंडीशन लगी रहती है कि अगर ये कंडीशन हुई तो परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर नहीं हुई तो फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब जो इवेंट होता है ना वो हमेशा कोलेट्रल होता है। कोलेट्रल का मतलब सपोर्ट में होता है, वो मेन पार्ट नहीं होता है। जैसे इंश्योरेंस का मैंने बताया, तो इंश्योरेंस में मेन प्रॉमिस क्या है, 25 लाख रुपए का। बीमारी कभी भी प्रॉमिस का पार्ट नहीं होता है। बीमारी जो है ना, बीमारी क्या होगी, इवेंट हो गया कि अगर बीमार हुए तो 25 लाख देंगे, लेकिन मेन जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, 25 लाख रुपए देने का प्रॉमिस हो रहा है। ठीक, तो अब देखो जो इवेंट है वो कभी भी मेन नहीं होता, वो हमेशा कोलेट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है। द इवेंट ऑन विच द परफॉर्मेंस इज मेड टू डिपेंड इज एन इवेंट कोलेट्रल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, इवेंट हमेशा अनसर्टेन होना चाहिए। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, जिसमें अनसर्टेनिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब बीमार होना है, बीमार होना मेरे हाथ में थोड़ी ना है, हो भी सकती है कोई बीमारी, नहीं भी हो सकती है कोई बीमारी। तो इवेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए जो अनसर्टेन हो, किसी के बस की बात ना हो। ठीक, देखो द कॉन्टीजेंट इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन एंड शुड नॉट बी द
मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर, कि जो प्रोमिसर की केवल इच्छा के ऊपर डिपेंड करता हो। अब देखो इसके रिगार्डिंग 5 रूल्स हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। सबसे पहला रूल, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, यानी कि किसी इवेंट की हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब किसी इवेंट की हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो अगर ये इवेंट हुआ तो परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर इवेंट नहीं हुआ तो फिर परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में? और अगर इवेंट हो पाना इम्पॉसिबल हो गया, यानी अब तय हो गया कि हो ही नहीं सकता, जिस आदमी ने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली थी उसकी डेथ हो गई, मरने के बाद में आदमी क्या बीमार पड़ेगा, तो वहां पर तो इम्पॉसिबल हो गया ना बीमार होना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक, दूसरा दूसरा सेम वही है, बस ये नेगेटिव सेंस में, नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग यानी कि अगर ये इवेंट नहीं हुआ तो हम परफॉर्म करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला, अगर ये शिप अमेरिका से इंडिया नहीं आई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। तो अगर शिप नहीं आई या रास्ते में डूब गई तो अब तो आना उसका इम्पॉसिबल हो गया, तो परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर शिप आ गई तो फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये डिपेंड करता है निगेटिव सेंस के ऊपर, यानी कि नॉट हैपनिंग के ऊपर। तो पहला हो गया हैपनिंग, दूसरा हो गया नॉट हैपनिंग। अब रूल 3, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट अपॉन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो लिविंग है, यानी जो जिंदा है, लिविंग पर्सन के फ्यूचर के कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जो लिविंग पर्सन है उसने फ्यूचर में कुछ ऐसा कंडक्ट किया जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस इंपॉसिबल हो गई, तो फिर वहां क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। चौथा और पहला लगभग लगभग सेम है, यहां पर भी हैपनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहां पर भी हैपनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहां पर हैपनिंग के साथ में क्या लग गया है, विद इन फिक्स टाइम। जैसे अभी मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया, तो अब हेल्थ इंश्योरेंस में अगर मैंने 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो टाइम लिमिट लग गई ना, तो जहां पर टाइम लिमिट लग जाती है वहां पर ये हो जाएगा। टाइम लिमिट नहीं है तो रूल 1 एप्लीकेबल होगा। ठीक उसी तरीके से ये भी है, ये नॉन हैपनिंग के ऊपर है, लेकिन यहां पर भी क्या है, एक फिक्स टाइम हो गया। अगर 6 महीने के अंदर ये शिप नहीं आई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। 6 महीने निकल गए, शिप नहीं आई, अब मुझे परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर 6 महीने से पहले शिप आ गई तो फिर मुझे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, या शिप डूब गई तो फिर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, है ना। रूल 5, एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। जो इम्पॉसिबल इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि इम्पॉसिबल इवेंट हुआ तो परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, लेकिन जब इवेंट ही इम्पॉसिबल है तो यहां पर एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, सॉरी, इवेंट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो, है ना। तो ये 6 रूल्स हैं। हाँ भाई, ये 6 रूल्स हैं, ये गलत लिखा हुआ है, ये रूल 5 हो गया, ये रूल 6 हो गया, तो इसको याद रखिएगा। हाँ, तो देखो यहां पर उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देख लेते हैं एक बार। रूल 1, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। वेयर अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपेंस, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड। होने के ऊपर डिपेंड करता है, तो जब तक ये इवेंट नहीं होता तब तक परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर इवेंट इंपॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। रूल 2, नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब देखो नॉन हैपनिंग, वेयर अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, इट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर। तो जब ये इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा तभी आप परफॉर्मेंस करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। रूल 3, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट अपॉन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, किसी लिविंग पर्सन के फ्यूचर के कंडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वेयर द फ्यूचर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टीजेंट इज द वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। इन सच अ केस द इवेंट शैल बी considered
to have become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any of definite time or otherwise than the under future contingencies। यहाँ पर कोई भी लिविंग पर्सन फ्यूचर में ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से वो इवेंट हो पाना इम्पॉसिबल हो गया। जैसे ए ने बी से बोला अगर तुमने सी से शादी करी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। सी ने क्या किया कि सी ने डी से शादी कर ली। अब सी ने डी से शादी कर ली तो अब ये तो शादी बी और सी की तो शादी इम्पॉसिबल हो गई, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। लेकिन ये फालतू की बात लिखी हुई है मॉड्यूल में कि अगर डी की डेथ हो गई तो सी अब बी से शादी कर सकता है। डेथ होगी नहीं होगी वो सारी बात की बातें, लेकिन फिलहाल वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। डन है, आगे देखो। रूल 4 सेम वही है, बस यहां पर क्या जुड़ गया है, हैपनिंग। हैपनिंग के साथ में फिक्स टाइम। Such type of contract become void if before the expiry of fixed time such event does not happen or such event become impossible। fixed time के साथ में था, अगर fixed time होने से पहले वो event नहीं होता या वो event impossible होता है, impossible हो जाता है, ठीक। उसी तरीके से रूल 5 है, रूल 5 नॉट हैपनिंग के लिए और साथ में विद इन फिक्स टाइम, है ना। तो देखो, सच कॉन्ट्रैक्ट can be enforced by law if before the expiry of fixed time such event does not happen। यहां पर नॉन हैपनिंग के लिए था, तो यहां पर उसको तभी इन्फोर्स कराया जा सकता है जब फिक्स टाइम के अंदर वो इवेंट ना हो। इट बिकम सर्टेन दैट सच इवेंट विल नॉट हैपन, या तो ये फिक्स्ड हो जाए कि अब ये इवेंट नहीं होगा तो परफॉर्म करने की जरूरत है। अगर इवेंट हो गया तो फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखो, रूल 6 एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल क्या है तो वो हमेशा वॉइड होगा। कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट, देखो यहां पर एग्रीमेंट ही लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ है। टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन इज वॉइड। द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट मे बी और मे नॉट बी नोन टू द पार्टीज। इससे फर्क नहीं पड़ता है पार्टीज को पता है या नहीं पता है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल है या नहीं है। एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन दे एंटर, है ना। तो ये 6 रूल है बेटा, ये 6 रूल आपको याद रखने हैं। सेक्शन 32, 33, 34, 35 सबसेक्शन 1, 35 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 36, ये याद रखना। सेक्शन 2 से लेकर के सेक्शन 36 तक सब्सिक्वेंस है और सेक्शन 35 के 2 पार्ट हैं। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। अब उसके बाद में आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का देखो मतलब क्या होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, क्वासी वर्ड, जो क्वासी वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, सेम एज। सेम एज कह लो या सिमिलर टू कह लो। जैसे हम लोग बातचीत में बोलते हैं ना जैसा, ये उसके जैसा है, यानी कि ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन ओरिजिनल के जैसा है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। लेकिन जहां पर ना तो ऑफर हो, ना ही एक्सेप्टेंस हो, ना ही एग्रीमेंट हो, बस केवल एक चीज है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। यानी हम उसको लॉ में इन्फोर्स करा सकते हैं जहां पर बगैर किसी ऑफर के, बगैर किसी एक्सेप्टेंस के, बगैर किसी एग्रीमेंट के लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही हो, वहां पर उसको बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट की तरह से ट्रीट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ट्रीट किया जाता है, उसको बोला जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एन ऑब्लिगेशन imposed by law upon person for the benefit of another in the absence of a contract। तो यहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है लेकिन तो भी यहां पर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही होती है। वो ऑब्लिगेशन कैसे क्रिएट हो रही होती है, वो लॉ की वजह से क्रिएट हो रही होती है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल की वजह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लाया गया। नो वन कैन बिकम रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। आप किसी दूसरे पर्सन के पैसों से अमीर नहीं बन सकते, किसी दूसरे पर्सन की वजह से आप अमीर नहीं बन सकते, या किसी दूसरे पर्सन के लॉस से आप अमीर नहीं बन सकते। जैसे मैंने कॉम्पनसेशन में रूल बताया, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी रूल है
कि भाई अगर किसी का गलती से कोई सामान आपके पास में छूट गया है, गलती से पैसे आपके पास में आ गए हैं, तो भाई आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपकी लीगल ऑब्लिगेशन बनती है कि आप उसको वो पैसे वापस करें। तो यहां पर बेसिकली एक मोरालिटी के बेसिस पर, एक एथिक्स के बेसिस पर यहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि रियल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट ये सब चाहिए होता है, लेकिन इसको तो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइज करता है। यहां पर ऑब्लिगेशन अराइज हो रही होती है लॉ की वजह से, है ना। आगे देखो, फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इम्पोज्ड बाय लॉ, लॉ की वजह से इंपोज होते हैं, ठीक है। राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन, ये राइट इन पर्सोनम होते हैं। आप इन अधिकारों को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं, पूरी दुनिया के अगेंस्ट में नहीं करवा सकते, राइट इन रेम नहीं होते। ऑब्लिगेशन इज अ ड्यूटी नॉट द प्रॉमिस ऑफ अ पार्टी, तो बेटा यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉमिस नहीं होता है, यहां पर बस केवल और केवल ड्यूटी होती है। सूट फॉर ब्रीच मे बी फाइल्ड सेम एज ऑफ अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में हम अपने राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं, जैसे हम कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे कोर्ट में जाकर के हम सूट फाइल कर सकते हैं, वैसे ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी हम सूट फाइल कर सकते हैं। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा पैसा इन्वॉल्व होगा, हमेशा यहां पर पैसे की बात करी जा रही होगी। यहां पर पैसा का मतलब पैसा, मनी है। यहां पर जो राइट होगा ना, वो हमेशा पैसों को लेकर के होगा, है ना। अब देखो यहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, तो बेटा इसको एक बार पढ़ना, है ना। हालांकि अब एग्जाम में डिफरेंस ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन तो भी क्वासी आपने समझ में आ गया, कॉन्टीजेंट समझ में आ गया, तो एक बार आप इसका डिफरेंस पढ़ लेना, कोई पॉइंट ना आए तो फिर पूछ लेना। अब देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं, ये एक बार देख लेते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ये मैंने आपको कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया। माइनर अनसाउंड माइंड, या ऐसा कोई भी पर्सन जो माइनर और अनसाउंड माइंड के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है, तो अगर हम उसको कोई भी नेसेसरी प्रोवाइड कराते हैं, जरूरत की चीजें प्रोवाइड कराते हैं, तो वहां पर अगर उनके पास में प्रॉपर्टी है तो उनकी प्रॉपर्टी पर से वो पैसा रिकवर किया जा सकता है, तो ये भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में होता है। राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन, अगर किसी दूसरे पर्सन की जगह पर हम पैसा देते हैं, अगर किसी दूसरे के लॉफुल डेट्स को हम चुकाते हैं, तो वहां पर मेरे पास में राइट है कि हम उससे वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन नॉन ग्रेचुअस एक्ट के जो बेनिफिट्स हैं उसको एंजॉय कर रहा है, नॉन ग्रेचुअस एक्ट का मतलब क्या हो गया, फ्री में नहीं था, वो पहले से ही पता है कि भैया ये सब फ्री में नहीं है, इन सब के पैसे पड़ते हैं। तो अगर कोई नॉन ग्रेचुअस सर्विस है, अगर किसी से आपने सर्विसेज ली हैं जो कि नॉन ग्रेचुअस है, आपको उससे बेनिफिट हो रहा है, तो 100% वहां पर आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको उसको रिम्बर्स करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। चौथा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का कोई भी सामान खो गया है और वो किसी दूसरे पर्सन को मिला है, तो जिस पर्सन को मिला है उसको बोलते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स की ये ड्यूटी होती है कि वो रियल ओनर को ढूंढे और रियल ओनर को ढूंढ करके उन गुड्स को वापस करे। जब तक उसके पास में गुड्स हैं तो गुड्स की प्रॉपर केयर करेगा एज अ बेली। दूसरा, फाइंडर ऑफ गुड्स के पास में राइट इन रेम होता है एक्सेप्ट रियल ओनर। इसका मतलब क्या हुआ, फाइंडर ऑफ गुड्स से रियल ओनर के अलावा पूरी दुनिया में कोई भी पर्सन वो गुड्स ले नहीं सकता, केवल और केवल फाइंडर ऑफ गुड्स से केवल और केवल रियल ओनर ही ले सकता है, उसके अलावा कोई भी पर्सन उससे उन गुड्स को रिकवर नहीं कर सकता है। और फाइंडर ऑफ गुड्स की ड्यूटी होती है कि गुड्स को प्रॉपर संभाल करके रखे, बिल्कुल अपने गुड्स की तरह से प्रॉपर टेक केयर करे, है ना। दो सिचुएशंस होती हैं जहां पर फाइंडर ऑफ गुड्स को बेच सकता है, वैसे गुड्स को बेच नहीं सकता, लेकिन दो कंडीशन होती हैं जहां पर गुड्स को बेचा जा सकता है। पहला, अगर गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के यानी कि खराब होने वाली नेचर के, तो फिर वहां पर गुड्स को बेचा जा सकता है। दूसरा, अगर गुड्स को संभाल करके रखने का खर्चा 2/3 ऑफ वैल्यू से ज्यादा का, यानी गुड्स की जितनी वैल्यू है उसके 2/3 से ज्यादा का, तो वहां पर गुड्स को बेचा जा सकता है। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। पांचवा,
लाइबिलिटी फॉर मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, अगर किसी ने हमसे धमका करके या गलती से मेरे पैसे किसी के पास में चले गए, तो यहां पर मेरे पास में राइट है कि मैं उनसे वो पैसे रिकवर कर सकता हूं। अगर किसी ने हमको डरा धमका करके हमसे पैसे लिए या हमसे गलती से किसी को पैसे ज्यादा चले गए, तो फिर उस सिचुएशन में मेरे पास में राइट है कि हम उससे बाद में वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं ना। आगे देखते हैं टाइप ऑफ, ये यहां पर एक्सप्लेन किया गया जो कि मैंने आपको बताया, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले नेसेसरीज वाला है। नेसेसरीज वाला मैंने आपको बताया, इफ नेसेसरीज आर सप्लाइड टू अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, एग्जांपल माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, द सप्लायर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम देयर प्राइस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर आप रिकवर नहीं कर सकते। राइट टू रिकवर मनी फॉर अनदर पर्सन, अ पर्सन हु हैज पेड अ सम ऑफ मनी विच अनदर इज ओब्लाइज्ड टू पे, यानी कि लॉफुल डेट है, उसकी लायबिलिटी बनती है उन पैसों को चुकाने की। सच पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड बाय दैट अदर पर्सन प्रोवाइडेड द पेमेंट हैज बीन मेड बाय हिम टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट। यहां पर उसका भी इंटरेस्ट था, उसने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए भी अगर पैसा दिया है तो भी वो उस पैसे को रिकवर कर सकता है। जैसे टेनेंट ने लैंडलॉर्ड के बिहाफ पर पैसा दे दिया, अब टेनेंट उस घर में रहता है, टेनेंट की भाई ऑब्लिगेशन बनती है, टेनेंट का भी उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो टेनेंट को लगा कि यार अगर लैंडलॉर्ड नहीं दे रहा है, मान लीजिए बिजली का बिल है, बिजली का बिल जो है एज पर कॉन्ट्रैक्ट लैंडलॉर्ड को देना था, लैंडलॉर्ड नहीं दे रहा, बिजली काटने वाले आ गए, टेनेंट ने कहा भैया बिजली मत काटो, गर्मी का समय मैं पैसे दे रहा हूं। बाद में टेनेंट के पास में राइट है कि वो लैंडलॉर्ड से वो पैसे रिकवर कर सकता है। ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्ट, ये भी मैंने आपको बताया। सच एन ऑब्लिगेशन टू रिकवर अराइजेस वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुअसली। यहां पर उसकी इंटेंशन मुफ्त में सेवा देने की नहीं थी, यहां पर उसकी इंटेंशन मुफ्त में सेवा देने की नहीं थी। अगर आपके पास में गलती से किसी का कोई सामान आ गया है या आपने किसी की सर्विसेज ली हैं, तो ये आपकी ऑब्लिगेशन बनती है कि आप उसको वापस करें। द लेटर इज बाउंड टू मेक कॉम्पनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट और रिस्टोर द थिंग सो डन और डिलीवर। जो भी सामान आपके पास में अगर गलती से आया तो आप उसको वापस करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, a person who finds goods belonging to another takes them into his custody, there such person is subject to the same responsibility as a bailey, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिफ्थ, liability for money paid or thing delivered by mistake or coercion, a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return। अब अगर ब्रीच ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसकी क्या रेमेडी होती है, तो देखो, देयर द इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द कॉम्पनसेशन सेम एज डिफॉल्टेड पार्टी हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू डिस्चार्ज इट हैड ब्रोकन हिज कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, यहां पर भी बेटा अगर किसी भी पार्टी को कोई भी नुकसान हुआ है तो जैसा आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉम्पनसेशन की डिमांड करते हैं, यहां पर भी कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। अब इसके बाद में बेटा केस लॉज है कुछ, श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, हॉलिंस वर्सेस हॉलर, त्रिकम दास वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो एक बार इसको आप लोग पढ़िएगा केस लॉज को, जो भी ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। इसमें केस लॉ का नाम है, फैक्ट्स भी दिए हुए हैं और डिसीजन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 1 यानी सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेकंड पार्ट बचता है स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, है ना, इतने कॉन्ट्रैक्ट हैं जो स्पेशल हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।